हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं फिजिक्स मंडी। दोस्तों, इसके पहले इस बात को हम पढ़ चुके थे, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों? तो अपवर्तनांक जो होता है इसको क्या कहेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को जो लिखने का तरीका होता है और समझने का तरीका होता है, बताया था ना कि विरल क्या होता है, सघन क्या होता है, और जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो विलंब से जो भी दूर भागता है, चाहे पहले झुकता है, क्यों झुकता है, उसको हम साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे। दोस्तों देखते रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए मेरे वीडियो में। देखिए दोस्तों, यहाँ हम लिख दें अगर n1 n तो हमारा क्या है? अपवर्तनांक है। यहाँ लिख दें n1 लिख दें तो कहेंगे कि इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो इसका जो पढ़ने का जो तरीका होगा हमारा, वो इसको अगर पढ़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ते हैं। माध्यम, इसको पढ़ने का तरीका है माध्यम क्या जी? एक का अपेक्षिक अपवर्तनांक, अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या जी? दूसरा क्या है? दो के सापेक्ष, इसको पढ़ते हैं वैसे सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, क्या देखिए, तो इसको अगर पढ़ने का तरीका हो तो माध्यम, इसको लाइन पे लाइन पढ़ते हैं। माध्यम एक का अपेक्षिक अपवर्तनांक दो के सापेक्ष, इसको लिखना हो अगर तो इसके लिखने का तरीका अलग होता है। देखिए क्या लिखते हैं, जो पहले होता है वो जाता है बाद में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो होता है पहले वाला, ये क्या करता है? शर्माता है, शर्माता है, पहले किसी के सामने नहीं जाता। जैसे मान लीजिए कि गांव देहातिया में होता क्या है कि कहाँ कहीं जाइए अगर फंक्शन में, शादी वादी में, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कुर्सी पकड़ के खड़ा होना पड़ता है खाने के लिए। ठीक है, और जो लचपोकड़ है, जो शर्माता है ज़्यादा, और वो क्या करेगा? अब वो नहीं जाएगा उस जगह पर कुर्सी पकड़ के खड़ा होने के लिए। अब उसको जानते हो कब मिलता है? सीट खाने के लिए लास्ट, जब पूरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद उसको मिलता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि खाने में कभी शर्माना नहीं चाहिए, जहाँ मिले सूखले पाकले कहीं उसको क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। ठीक है, तो जब भी जाइए ना तो सबसे पहले खाने के लिए कुर्सी पकड़ के अखड़ रहिए, तो फटाक से क्या मिल जाएगा? खाना मिल जाएगा। नहीं तो 11-12 बज जाएगी, जब तक पूरा फंक्शन ख़त्म नहीं होगा तब तक मिलबो नहीं करेगा। पूरी झुरा के एकदम क्या हो जाएगा? चैली होता है, चैली, वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहले वाला होता है, सेम सिचुएशन यहाँ भी वही होता है कि जो पहले वाला होता है वो शर्माता है, जाता है बाद में, और जो बाद वाला है वो क्या करता है? पहले ही खा लेता है। जैसे देख लो, यहाँ लिख देते हैं हम कि माध्यम जो क्या बोले हैं, जो लास्ट वाला होता है वो जाता है कहाँ जी? ऊपर जाता है, पहले ही खा लेता है। माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई, दूसरा क्या है? माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, समझिएगा पहले प्रकाश की चाल। इसको लिखने का तरीका ये है, जो होता है पहले वो जाता है कहाँ? बाद में, पूरी सब्जी खाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, तो माध्यम एक, अगर प्रकाश की चाल को डिनोट करना हो तो हम भी से डिनोट करते हैं, भी, और नीचे भी क्या करते हैं? भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो किस माध्यम की बात हो रही है? तो माध्यम दो की तो V2 और माध्यम 1 की तो V1। ठीक है, इसको कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे हम लोग समीकरण 1 कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा लेंगे हम, वो लेंगे N21 लेंगे, और N21 का जो पढ़ने का तरीका होगा वो क्या होगा? माध्यम, देखिए सेम वही है, माध्यम दो का अपेक्षिक अपवर्तनांक, लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं और लिखते हैं आगे पीछे हैं। अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है जी? माध्यम, यानी कि एक के क्या जी? सापेक्ष, एक के सापेक्ष। देख लीजिए, लाइन बाई लाइन क्या करते हैं? लाइन बाई लाइन इसको पढ़ते हैं। ठीक है,
और लिखने का जो तरीका होगा N21 को वो कैसे लिखेंगे, तो माध्यम जो क्या होता है, जो पहले होता है वो शर्माता है, तो शर्मीला है ये। माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई क्या जी, माध्यम दो में प्रकाश की चाल। अब इनका बाद मिलता भेटा उठाई चैली उली मिल रहा है इसको, माध्यम दो में क्या जी, प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम दो में प्रकाश की चाल। अब देखिए क्या बताएं कि अगर चाल को दर्शाना हो तो V से, तो किस माध्यम की बात हो रही है, तो माध्यम एक की बात हो रही है, तो V1 और इसमें क्या है V2 समीकरण 2 करेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए दोस्तों उसके बाद क्या है, उसके बाद जो होता है लास्ट वाला, यानी कि एक और है, 4 कंडीशन होते हैं इसमें। पहला तो बता दिए, दूसरा ये, और एक और तीसरा होता है, फिर इसके बाद एक और है। यहाँ लिख दें अगर हम N1 करते हैं, सिर्फ N1, इसी से हमको काम है। इससे चारों कंडीशन जब तक नहीं मिले तब तक हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो अगर N1 कर दे तो जो पहले होता है वो शर्मीला होता है, और बाद में इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो क्या है, वायु है, यानी कुछ नहीं है तो क्या है, वायु है, हवा है, निर्वात है। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले। देखो तो जो पहले होता है वो कहाँ जाता है, बाद में जाता है, तो ऊपर क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल। अगर पढ़ने का तरीका पहले से पहले पढ़ लेते इसको पहले हम लोग पढ़ लेते। तो पढ़ने का तरीका ये है कि माध्यम एक का आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या जी, निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। ठीक है, अगर इसको लिखना हो तो N1 को जो लिखने का तरीका है बताए हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ नहीं है, तो क्या है, निर्वात है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई क्या जी, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम प्रकाश की चाल डिवाइड बाई माध्यम कौन सा है, जो नीचे पहले होता है वो कहाँ आता है, नीचे। तो माध्यम क्या होगा, एक में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल होगा दोस्तों हमारा। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें तो वो हमेशा C से डिनोट किया जाता है, C से। तो यहाँ होगा C और प्रकाश की चाल, तो हमारा क्या V1, और V1 माध्यम कौन सा है, तो V1 इसको कहेंगे समीकरण 3 कहेंगे। ठीक है, इसको समीकरण, यहाँ से एक और हम काम करेंगे, यहाँ से लेंगे अगर N2 कर दें तो N2 को क्या लिखेंगे, ये तो पढ़ने का तरीका था। इसको क्या पढ़ेंगे पहले समझिएगा, N2 को सेम वही पढ़ेंगे कि माध्यम क्या है, एक का आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या जी, किसके सापेक्ष, तो दूसरा तो माध्यम है नहीं, तो क्या है, निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। इसको कैसे लिखा जाता है समझिएगा, N2 को कैसे लिखा जाता है, तो N2 का भी लिखने का तरीका वही है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई क्या है, माध्यम 2 है ना जी, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो निर्वात है प्रकाश की चाल को C और बट्टा कौन सा माध्यम है, तो V2, इसको समीकरण 4 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा समीकरण 4 तक। अब देखेंगे हम लोग एक काम करते हैं, अब करेंगे क्या यहाँ से कि समीकरण 3 और 4 का डिवाइड करेंगे, और फिर एक बार क्या करेंगे देखिएगा यहाँ पे, समीकरण 3 से 4 में क्या करने पर, भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, किसमें, तो समीकरण 3 से 4 में भाग देने पर। तो समीकरण 3 जो है वो क्या है, देखिए तो पहला क्या है, तो N1 है,
तो N1 डिवाइड बाई N2 इक्वल टू, देखिए तो इसका समीकरण यानी कि बात क्या है, इक्वल टू की बात क्या है, तो C बट्टा V1 है दोस्तों। अब इसके नीचे वाले में क्या है, C बट्टा V2 है। ठीक है, अब देखिए तो N1 बट्टा क्या मिलेगा, N2 मिला, और यहाँ देखिए तो C बट्टा V1 और N2 में करें तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा V2 बट्टा C, और C से C कैंसिल, रिजल्ट क्या मिलेगा, N1 बट्टा N2 इक्वल टू क्या मिलेगा, V2 बट्टा V1 मिलेगा, V2 बट्टा V1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे V2 बट्टा V1 इस समीकरण में कहीं दिख रहा है हमको, तो समीकरण में कहाँ दिख रहा है, समीकरण फर्स्ट में दिख रहा है। तो समीकरण फर्स्ट के अकॉर्डिंग चले तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, N21 लिख सकते हैं, सॉरी N12 लिख सकते हैं। तो यहाँ समीकरण क्या चीज से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 से जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, N2 बट्टा N1 इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका बदले क्या है, N12 है दोस्तों। ये रिजल्ट हम पहला साबित किए, और इसको क्या कहते हैं, अगर अपवर्तनांक लिखना हो किसी वस्तु का निरपेक्ष, सॉरी किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखना हो तो जो माध्यम ऊपर है ऊपर रहेगा, जो माध्यम नीचे है वो नीचे रहेगा। ठीक है, अब देखिए उसको क्या किए थे, साबित किए थे। अब देखिए यहाँ से फिर वही काम करेंगे, अब एक बार 3 से 4 में किए थे, अब 4 से क्या करेंगे, समीकरण क्या करेंगे, 4 से 3 में क्या करने पर, भाग देने पर, सेम काम यही करेंगे। देखिए तो यहाँ भी क्या मिलेगा, अब देखिए समीकरण 3 क्या था पहले, तो समीकरण जो 4 है वो क्या है, N2 बट्टा N1 है इक्वल टू सेम वही है। देखिए तो पहले क्या है, C बट्टा V2 है, फिर डिवाइड बाई C बाई V1 है, तो N2 बट्टा जो N1 होगा, अब देखिए तो C बट्टा V2 इक्वल टू, जब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा ये, और फिर C से C कैंसिल, N2 बट्टा क्या मिलेगा, N1 इक्वल टू V1 बट्टा V2 मिलेगा। अब देखिए तो V1 बट्टा V2 हमको इस समीकरण में कहीं दिख रहा है, समीकरण 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो समीकरण 2 के साथ अगर चले, समीकरण 2 पे चले, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या मिलेगा हमको, N2 बट्टा N1 इक्वल टू, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, N21 लिखेंगे दोस्तों। तो इस बात को हमने साबित किया। ये होता है क्या चीज, अपवर्तनांक लिखने का तरीका। देखिए तो जो ऊपर है, जो पहले है वो ऊपर है, जो बाद में है वो नीचे है। ठीक है, देखिए तो जो पहले है वो ऊपर है, जो बाद में है वो नीचे है। ठीक है, ये होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको लिखने का तरीका ये है। ये सब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या किए थे। अगर देखिए प्रकाश की चाल की बात करें तो यहाँ प्रकाश की चाल को V1, अगर उसको पढ़ने का तरीका ये है, अपवर्तनांक इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए हम बोल दें एक बात कि जिस माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जिस माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है जी, ज्यादा होता है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। इस बात को आप, नहीं होता है गौठरी जो होता है ना, गांठ, इस बात को आप गांठ मान लीजिएगा और कभी भूलना नहीं चाहिए इस बात को। देखिए तो क्या होता है कि जिस माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक ज्यादा होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। उस माध्यम में क्या होता है जी, प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है जी, कम होती है। ठीक है, क्या होता है कि जिस माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है, उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। और ये बात अगर पूछे कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, तो आप क्या बोलिएगा कि उस माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर कहे कि किसी माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक कम है तो क्या कहिएगा कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ इस बात को हमें पढ़े। अब देखिए यहाँ से एक और हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां बोल दे, यहां हम लिख दे कि N1 जो है, N1 बड़ा है N2 से। N1 जो है वो बड़ा है क्या चीज से, N2 से। N1 जो है वो क्या है, बड़ा है, यानी कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है। तो आप क्या कहिएगा कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी।
ठीक है। अगर हम कह दें कि इस माध्यम का क्या है, आपेक्षिक अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो उस आप क्या बोलिएगा कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। और यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और जिस माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, उस माध्यम को हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं जी, सघन माध्यम बोलते हैं। और जिस माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक कम और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, उस माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मोस्ट यानी क्या है, ये टॉपिक है। ठीक है, क्या होता है कि जिस माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक ज़्यादा होता है और उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, उस माध्यम को हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम का क्या होता है जी, और जिस माध्यम में अपेक्षिक अपवर्तनांक कम और प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं। ठीक है, तो समझा देते हैं। अब ये बात हमने प्रूफ कर दिया कि सघन और विरल किसे कहते हैं। अब हमारा दोस्तों टॉपिक है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की तरफ क्यों झुकता है, और जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से क्यों दूर भागता है, इस बात को हम प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, दो कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन ये रहेगा हमारा कि ये जो है कोई सतह है और यहाँ क्या है, इस सतह को बांट रहा है, इधर भी सतह अलग लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से एक अभिलंब हम लेते हैं, अभिलंब। ठीक है, और यहाँ भी क्या करेंगे, एक अभिलंब ले रहे हैं। समझिएगा, बहुत ही आसान है और बहुत ही मजा आता है इसको पढ़ने में। देखिए जब भी, और इसको हम लोग मान लेते हैं माध्यम 1 और इसको मान लेते हैं माध्यम 2, इसको भी मान लेते हैं माध्यम 1 और इसको भी मान लेते हैं माध्यम 2। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी कि अब देखिए एक प्रकाश की किरण को हमने इस बिंदु पर भेज दिया, एक प्रकाश की किरण को हमने इस बिंदु पर भेज दिया है। यहां से भी एक प्रकाश की किरण को हम लोग इस बिंदु पर क्या करते हैं, भेज देते हैं। ठीक है, भेज दिया हमने, दोनों में ही क्या कर दिए, प्रकाश की किरण को इस बिंदु पर हमने भेज दिया। अब देखिए एक समय के लिए मान लेते हैं कि N1 जो बड़ा है, N1 जो है वो बड़ा है N2 से, और एक समय के लिए मान लेते हैं कि N2 जो है वो N1 जो है वो छोटा है N2 से। ठीक है, एक समय के माने हम कि N1 बड़ा है और एक समय के माने है क्या कि N1 क्या है, छोटा है। अब देखिए स्नेल का नियम कैसे हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग सीखते हैं। स्नेल का नियम कैसे लगाते हैं, देखिए स्नेल का नियम होता क्या है, तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू एन एम यू। तो बच्चे हमेशा इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम लिखें तो लिखें क्या, 1-2 लिखें कि 2-1 लिखें। तो देखिए दोस्तों, जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है पहले उसको लिखते हैं, तो किस में जा रही है, तो 2 में, और बाद में कौन आएगा, 1 आएगा। फिर इसमें भी वही काम, तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, और देखिए तो एन मिलेगा, और क्या चीज़ में जा रही है प्रकाश किरण, तो 2 में, और दूसरा क्या है 1। ठीक है, और इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका अभी तुरंत सिद्ध किया। देखिए तो N21 को कैसे लिखेंगे, N21 को हमने कैसे लिखेंगे, तो N2 बट्टा N1, फिर इसमें भी वही काम, N2 बट्टा N1, सॉरी N2 बट्टा N1। ठीक है, अब समझिएगा इस बात को। हमने इसमें क्या देखा कि ये N1 जो है वो क्या है, बड़ा है N2 से। अब देखिए N2 के सामने कौन है, N2 के सामने वाली बात होती है। N2 के सामने क्या है, I है, तो I क्या है, छोटा है, किससे, N1 से। और N1 के सामने कौन है, R है। तो अगर क्या है, N1 बड़ा है तो R को भी क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, और ये क्या करेगा, अभिलंब से दूर भागेगा, तभी क्या होगा, हमारा बड़ा मिलेगा। देखिए इस किरण को अगर हम डिस्टर्ब नहीं करते तो ये किरण सीध जाती, लेकिन हमने क्या किया, इस किरण को डिस्टर्ब किया है। अब देखिए तो यहाँ N1 क्या है, बड़ा है, तो N1 के सामने क्या है, R भी क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, I से। N2 छोटा है N1 से,
तो आई आर से भी क्या होगा, आई छोटा होगा। देखिए सामने क्या है इसके, N1 के सामने क्या है, आर है। N1 के सामने R है और N1 क्या है और R क्या है, बड़ा है, इसलिए R भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो ये क्या करेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। तो इस अगर ऐसे अकॉर्डिंग मिल जाए तो यहाँ होगा क्या, हमारा एंगल R हो जाएगा और ये क्या होगा, एंगल I होगा। और जब ऐसे मिले तो इस माध्यम को कहते हैं हम लोग विरल माध्यम, इस माध्यम को कहते हैं सघन माध्यम, और यहाँ इस माध्यम को क्या कहेंगे, विरल माध्यम। और यहाँ से हमने इस बात को जान लिया कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम जाता है तो क्या होता है, अविलंब से दूर भागता है। और क्यों भागता है, इस बात को हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, फिर हमसे सुनिए, यहाँ पे देखिए, इस किरण को डिस्टर्ब नहीं करते तो ये किरण सीधी जाती, लेकिन हमने क्या किया है, इसको डिस्टर्ब किया है। ठीक है, अब देखिए तो N1 क्या है, N1 छोटा है, N1 सामने देखिए N2 के सामने, N2 क्या है, इसमें बड़ा है, N2 बड़ा है, I क्या है, बड़ा है, और नीचे क्या है, N1 है, और R इसके सामने क्या है, R है। तो R को भी क्या होना पड़ेगा जी, छोटा होना पड़ेगा। और छोटा होने के लिए वो प्रकाश की किरण क्या करेगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, और इस प्रकार ये क्या कर लेगा, अपना छोटा कोण बना लेगा और अपने नियम को क्या कर देगा, साबित कर देगा। तो यहाँ हमारा एंगल R और ये एंगल I है दोस्तों, ये एंगल I है। हमने इस बात को प्रूफ किया कि ये जो होगा वो होगा, इस माध्यम को कहेंगे हम लोग विरल माध्यम और नीचे वाले माध्यम को कहेंगे हम लोग सघन माध्यम। इस प्रकार हमने दोनों बात को क्या कर दिया, साबित कर दिया कि जब प्रकाश विरल सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, और जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसके बाद मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।